चलें जी, सवाल करते हैं हम। रिसेंट पास्ट पेपर से क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सवाल है ये। वी कैन से डेट एक कंबाइंड क्वेश्चन है ये, जिसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और पीपीई दोनों मिक्स हुए हुए हैं। रिक्वायरमेंट है कि हमने क्या करना है, नोट बनाना है ऑन प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फॉर इंक्लूजन इन जीएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022। कंपैरेटिव फिगर्स इन कॉलम फॉर टोटल आर नॉट रिक्वायर्ड। उसने कह दिया है कि कंपैरेटिव भी हमने नहीं बनाना और हमने टोटल की फिगर भी कैलकुलेट नहीं करनी। ओके, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू नॉन करंट एसेट्स ऑफ गुनु कैश लिमिटेड। ठीक है, पीएल परचेज अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर रुपीज 340 मिलियन ऑन 1 जनवरी 2021। उसने एक प्लांट लिया 340 मिलियन का 1 जनवरी 2021 पे। ऑन दैट डेट, उस दिन जो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ थी और जो उसकी रेजिडेंट वैल्यू थी वो कितनी थी, 13 ईयर्स उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है और 16 क्या है उसकी रेजिडेंट वैल्यू है। द रीवैल्यूड अमाउंट्स एंड द रेजिडेंट वैल्यू वर एज फॉलो। ये कुछ अमाउंट है और ये कुछ उसकी वैल्यू है। ठीक है, 30 जून 21 को उसकी रीवैल्यूड अमाउंट जो है वो 304 हो गई है और स्क्रैप वैल्यू ये है रीवैल्यूएशन। अच्छा, इसने लिया है 1 जनवरी को और ईयर हमारा है 30 जून। तो यहाँ पे 2021 में अगर बात की जाए, 2021 में हमारे पास 6 मंथ्स जो है वो इस्तेमाल हुआ है प्लांट। फिर 2022 में वापस रीवैल्यू किया, कितना हो गया 315 का स्क्रैप वैल्यू मेरे पास ये आ गई। ओके, ये किसकी बात हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात हो रही है। डन हो गया। फिर है जी, वेयर हाउस ओन्ड बाय जीएल was given on rent on 1 जनवरी 2022। प्रीवियसली वेयर हाउस was used in GL। अब उसने रेंट पे दे दिया, पहले खुद इस्तेमाल कर रहे थे। द वेयर हाउस वॉज एक्वायर्ड बाई GL ऑन 1 जुलाई 2019। इस तारीख पे लिया था। कॉस्ट क्या थी, 200 मिलियन की थी एंड इज बीइंग डेप्रिशिएटेड। और हम क्या कर रहे हैं, उसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग वैल्यूज मेथड के ऊपर। ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफ द वेयर हाउस ऑन वेरियस डेट आर एज फॉलो। ये उसने हमें फेयर वैल्यू दे दी है कि 1 जनवरी को 2022 को ये बेस वैल्यू थी, 30 जून 2022 को हमारे पास ये जो है वो क्या बन रही है, उसकी फेयर वैल्यू जो है बन रही है। रेंटल्स अर्न फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022 अमाउंटिंग टू रुपीज 10 मिलियन, आउट ऑफ विच रुपीज 6 मिलियन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। जिसमें से 6 मिलियन जो है वो हमने क्या कर दिया है, वो हमारा अभी भी आउटस्टैंडिंग है, जो हमें मिला नहीं है। तो ये वाला सारा जो है सवाल, ये हमारा किसके ऊपर आ रहा है, ये IAS 40 पे आ रहा है। और ये सारी कहानी हमारी ट्रांसफर की है कि हमने एक चीज़ IAS 16 में थी, उठा के हमने IAS 40 का पार्ट बनानी है और IAS 40 का पार्ट बनानी है। और इसमें फेयर वैल्यू गेन या फेयर वैल्यू लॉस जो है वो भी हमने क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट जो है वो करना है। ओके, फिर थर्ड है जी, GL एक्वायर्ड अ प्रॉपर्टी comprising of 3 similar showrooms at a total cost of rupees 900 million on 1 अक्टूबर 2021। ठीक है, 3 शोरूम लिए हैं, कॉस्ट कितनी है 900 मिलियन की। 40% ऑफ द कॉस्ट इज एट्रीब्यूटेबल टू द वैल्यू ऑफ लैंड। इस 900 में से 40% जो है उसका ताल्लुक किसके साथ है, लैंड के साथ है। बाकी इसको तो हम डेप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। जो मेरे पास ये 60% है, ये हमारा क्या होगा, डेप्रिशिएट होगा। ईच ऑफ द शोरूम कैन बी लीज्ड आउट सेपरेटली। हम इसको लीज पे बेच सकते हैं और यूजफुल लाइफ कितनी है, 15 साल है विद नो स्क्रैप वैल्यू। GL इज यूजिंग 1 शोरूम फॉर इट्स ओन प्रोडक्ट्स। एक शोरूम जो है वो क्या कर रहे थे, वो अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और वाइल द अदर शोरूम वर हेल्ड टू बी लीज आउट, 2 उसने लीज पे दिए हैं। इसका मतलब जो एक लिया है वो पार्ट बनेगा हमारे IAS 16 का। जो लीज पे दिए हुए हैं वो किसका पार्ट बनेगा, हमारा IAS 40 का। ऑन 1 मार्च 2022 द 2 शोरूम्स वर गिवन ऑन मंथली रेंट ऑफ रुपीज 4 मिलियन। हमने किस रेंट पे दे दिया है, हमने उनको 4 मिलियन रेंट के ऊपर क्या कर दिया है, ट्रांसफर आउट कर दिया। फेयर वैल्यू ऑफ शोरूम इज इंक्रीजिंग बाय 3 मिलियन ईच मंथ। और जो फेयर वैल्यू में है हर महीने 3 महीने का इजाफा हो रहा है। कहते हैं कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। जितने भी PPE में चीजें आएंगी सबके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल करेंगे, एक्सेप्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विच यूजेस रीवैल्यूएशन मॉडल। ये आएगा रीवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर। मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट इज ट्रांसफर फ्रॉम द रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग ऑन एनुअल बेसिस। फेयर वैल्यू मॉडल इज यूज्ड फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इसके लिए हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, यू कैन से दैट पास्ट पेपर का सवाल है ये, एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जिसमें से उसने हमें 3 चीजें जो है पूछी हुई है। मतलब इसमें हमारे पास ट्रांसफर्स भी हैं, इसमें हमारे पास IAS 16 भी अच्छा खासा इन्वॉल्व है, IAS 16 का हमारे पास कॉस्ट मॉडल भी है, IAS 16 का हमारे पास रिवैल्यूएशन मॉडल भी है। अपार्ट फ्रॉम IAS 16 IAS 40 भी हमारे पास मौजूद है। तो ये हमारा सवाल है, एक अच्छा सवाल है। इसको आप जल्दी से रीड आउट कर लें, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। शाबाश।
अगर ये सवाल में डाटा में अगर आप गुम हो जाएंगे ना तो आपकी जिंदगी जो है वो क्या रहेगी, परेशान रहेगी। अब इस सवाल में उसने एंड पे आके बता दिया, देखें पहली बात है कि उसने कहा कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है उस पर आपने लगाना है रीवैल्यूएशन मॉडल, बाकी सारा कुछ किस पे जा रहा है, कॉस्ट मॉडल पे जा रहा है। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो किस पे मेजर हो रही है, दैट विल बी इज गोइंग ऑन फेयर वैल्यू। तो बड़ी सिंपल सी बात है। अब ये सवाल बड़ा इजी है। अब इसमें सिवाय मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के वेयर हाउस हो गया और जो उसने शोरूम्स लिए हैं, ये दोनों जो है ये किस पे चलने हैं, ये कॉस्ट मॉडल पे चलने हैं। और जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो किस पे जाना है, वो हमारा रीवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर जो है वो चल रहा होना है। तो इसने हमें जब ये चीज गिवन कर दिया, अब डाटा के साथ खेलें ना कि उससे कंफ्यूज हो। तो इसको शुरू करें। अगर फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट हमने क्या बनाना है, हमने नोट जो है वो बनाना है। तो नोट के फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं, चलें अभी सवाल मैंने पढ़ा है और मैं ICAP में अगर बैठा हूं पेपर करने के लिए, मुझे कुछ नहीं समझ लग रही कि यार बड़ा मुश्किल सवाल है, मैं लुटी गई, मैं बर्बाद हो गई, पेपर फेल हो जाएगा। भाई पेपर फेल नहीं होगा। इस सवाल में देखें कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, इजी एडजस्टमेंट्स कौन सी है, वो जरा हमने देखनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हमने बनाने हैं। उसकी हेडिंग दे दें, ईयर एंड क्या है, 30 जून है, फॉर द ईयर एंड 30 जून 2022 से हमें गिवन कर दी। अब उसने क्या कंपैरेटिव भी नहीं करने, कॉलम टोटल कॉलम भी नहीं बनाना, जिंदगी भाई और आसान हो गई है। अब टेंशन यहाँ पे खत्म है। तो बनाते हैं हम, यहाँ पे आ जाएगा जी मेरे पास प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसका हमने क्या करना है, नोट बनाना है। अब चार चीजें मुझे नजर आ रही हैं। एक इसमें क्या है मेरे पास यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। दूसरा उसने हमें गिवन किया हुआ है वेयर हाउस। तीसरा आप ध्यान से देखें तो तीसरा मेरे पास है दैट इज शोरूम लैंड। और चौथा मेरे पास जो है वो शोरूम की बिल्डिंग है। तो शोरूम लैंड और शोरूम बिल्डिंग ये है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अभी अलग है, वो हम जरा बाद में डिस्कस करते हैं क्या है और कैसे है, उसको जरा हम बाद में डिस्कस आउट करते हैं। हम चलते हैं सवाल में। अब देखिए जी मुझे चाहिए यहाँ मेरा क्या ओपनिंग बैलेंस जो है वो चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि मेरे पास ग्रॉस कैरिंग अमाउंट जो है वो क्या होगी, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जी आ गया जी हमारे पास यहाँ पे ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपने पेपर में शॉर्ट एब्रीवेशन जो है इनको इस्तेमाल नहीं करना। आपने प्रॉपर जो सवाल है कैरिंग अमाउंट, कैरिंग वैल्यू, ये जो है वो क्या लिखनी है, आपने प्रॉपरली जो है लिखनी है। ठीक है, तो ये है आपकी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। अब ये हम लिखेंगे बैलेंस ऑन 1 जुलाई 2021, बिकॉज हम बना रहे हैं 30 जून 2022 पे। अब रीवैल्यूड अमाउंट का जो 21 का बैलेंस है वही क्या बनेगा, इसका ओपनिंग बैलेंस जो है बन रहा होगा। तो 304 जो है वो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे। अभी रीवैल्यूएशन बाद में करते हैं। वेयर हाउस जो है वो हमने रेंट पे दिया 1 जनवरी को। प्रीवियसली वेयर हाउस यूज था, वेयर हाउस हमने लिया था 1 जुलाई को। कॉस्ट क्या थी, 200 की थी। कॉस्ट क्या थी उसकी, 200 की थी। तो हमने यहाँ पे वेयर हाउस भी लिख लिया 200 में। अब आप लिख रहे हो ना, तो यहाँ पे अपर लिखें कि व्हाट इज योर करेंसी, दैट इज रुपीज इन मिलियन। तो मेरे भाई ये मेंशन करनी है। शोरूम वगैरह जो है पॉइंट नंबर 3 पे वो हमने 1 अक्टूबर को लिया है, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये हमारे पास यहाँ पे ऐसे आ गया, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अब यहाँ पे बात करें कोई एडिशन वगैरह की, तो हमने कोई चीज खरीदी है, लाइन छोड़ के लिखते होते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपने जब भी पेपर रिपोर्टिंग का करना हो या टेक्स्ट न्यूमेरिकल्स करने हो, लाइन छोड़ के। यार वेयर हाउस में कोई चीज खरीदी है हमने, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में तो कोई चीज नहीं खरीदी, तो देयर इज नो एडिशन इन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। वेयर हाउस में नहीं, वेयर हाउस में भी कोई चीज नहीं खरीदी, यहाँ पे भी कोई एडिशन नहीं है। शोरूम पे आते हैं। शोरूम में कहता है कि उसने प्रॉपर्टी खरीदी है जिसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, 900 मिलियन है। अब मैं सिर्फ अंग्रेजी को तर्जमा करूंगा। टोटल कॉस्ट कितनी है, 900 मिलियन है। उसमें से 40% जो है वो वैल्यू ऑफ लैंड है। तो 900 मिलियन का 40% लें, कितना आता है, दैट विल बी 360। कितना आएगा, 360 आएगा। और ये है लैंड की वैल्यू। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी होगी, 540 होगी। कहते हैं जी इसमें से ये जो उसने हमें गिवन किया है, हर एक को हम सेपरेटली लीज कर सकते हैं। 15 साल होगी। एक वो अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, मतलब एक शोरूम जो है वो किसके लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। टोटल 3 है। तो इस 360 को अगर मैं 3 पे डिवाइड करूं तो मेरे पास एक शोरूम का लैंड आ जाएगा
360 डिवाइडेड बाई 3 ये कितना बनेगा 120 बनेगा। ये है जी पीपीई का पार्ट बनना है जो खुद में इस्तेमाल कर रहा है। और बिल्डिंग 540 की है, 540 को 3 पे डिवाइड किया, ये जवाब आएगा मेरे पास 180। ये जी बिल्डिंग है जिसका पार्ट बनेगी, पीपीई का पार्ट बन रही होगी। तो ये उसने कहा था कि जो 900 के 3 लिए हैं उसमें से एक जो है वो हमारा किसका पार्ट बन रहा है, पीपीई का पार्ट बन रहा है। तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे कि क्या आ गया जी 120 का हमारे पास लैंड आ गया और 180 की हमारे पास क्या आ गई है, बिल्डिंग आ गई है। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है। आगे जो रेंटल्स की एडजस्टमेंट है वो जरा हम जो है बाद में करते हैं, कैसे है और किस तरह से है उसको जरा हम बाद में देखते हैं। अब हमारे पास एक चीज़ है, एक है वेयर हाउस और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। पहले एक को पकड़ते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे पे आते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और हमारे पास जो है अच्छा सा डाटा जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा कि इसमें ये चीज़ें जो हैं वो क्या होंगी, हमारी आ रही होंगी। तो किसको पहले पकड़े? वेयर हाउस में डेप्रिसिएशन नहीं है और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, सॉरी वेयर हाउस में रिवैल्यूएशन नहीं है और मैन्युफैक्चरिंग वाले प्लांट में रिवैल्यूएशन है। तो हम रिवैल्यूएशन वाली वर्किंग पहले कर लेते ना। हमें अपना पता है कि जी हमें एक वर्किंग बनानी है और वो वर्किंग बनाएंगे दैट इज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और उसकी बेसिस के ऊपर जो सरप्लस है वो हम निकाल लेंगे। देखें जी यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास डेट, यहाँ पे आ जाएंगे मेरे पास पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आ जाएगी कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस, यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास रिटेन अर्निंग और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा जी उसने कहा है कॉस्ट मॉडल है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के ऊपर, तमाम पीपी के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अलावा। और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर डेप्रिशिएट हो रही है, इसने ये हमें बता दी है। डेप्रिसिएशन क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये भी बता दी है। अच्छा जी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमने परचेज किया 1 जनवरी 2021 को, 1 जनवरी 21 को हमने परचेज किया है इतने का 340 मिलियन का। यहाँ पे हम लिख लेंगे, ऊपर वर्किंग में भी रेफरेंस दें, कहना चाहिए इन मिलियंस का। प्लांट की लाइफ 13 साल है और स्क्रैप वैल्यू इतनी है 60 ईयर्स है। अब मेरे पास डेट आ गई है जनाब 30 जून 2021। ठीक है जी, मैं इसकी चार्ज करूंगा ब्रो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आ जाएगी 340 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 13। अब चूंकि जनवरी में लिया था 6/12 करेंगे तो इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, 340 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, तो ये बनेगी 10.76 के करीब जो है वो बन रही होगी। ऐसे ही वेरीफाई कर लेते ना, 340 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 13 10.76 के करीब इसकी डेप्रिसिएशन बनेगी। तो आपने यहाँ पे ये लेस करवा दिया 340 माइनस 10.76 इतनी आएगी 329.24 आ जाएगी। डन। अब 30 जून 2021 को हम क्या कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन चेक कर रहे हैं। 30 जून 21 को मैंने फेयर वैल्यू निकाली है और वो कितनी आ गई है, 304 आ गई है। तो 329 माइनस 304 कितने का लॉस हुआ है, 25.24 का लॉस हुआ है और किसको चार्ज हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज हो रहा होगा। ऐसे ही है, इज दैट क्लियर? इसमें तो कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे पास क्या आ गया डेट मैं यहाँ पे ब्लैकिंग कर रहा हूँ। अब मेरे पास डेट आ गई है जी 30 जून 2022। हमने करनी है डेप्रिसिएशन चार्ज। अब लेकिन जी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी फेयर वैल्यू 304, स्क्रैप वैल्यू 54, डिवाइड करना है रिमेनिंग लाइफ पे। अब देखो टोटल लाइफ थी 13 साल, यहाँ पे सिर्फ आधा साल इस्तेमाल हुआ है तो 0.5 जो है वो हम लेस करवा देंगे। रिमेनिंग लाइफ कितनी बचेगी, 12.5। अब इस पर डिवाइड करेंगे, 12.5 पर डिवाइड करेंगे तो देखिए जी 304 माइनस 54 डिवाइड बाय 12.5 ये कितनी आएगी, 20। और सिमिलरली लॉस को भी हम क्या करेंगे, 25.24 को 20 पे डिवाइड कर देंगे, सॉरी 25.24 को 20 पे हम डिवाइड कर देंगे तो ये भी होगा हमारा 1.26 ये बन रहा होगा। अब आप इसको नेट करेंगे, 304 माइनस 20 ये होगा मेरे पास 284 और ये जो नेट लॉस, बिकॉज यहाँ डेप्रिसिएशन की सेविंग होगी लॉस की वजह से, जो मेरे पास नेट लॉस पड़ा होगा 25.24 माइनस 1.26 ये होगा 23.98।
तो ये मेरे पास नेट लॉस पड़ा होगा, डन। अब मेरे पास आ गया जी 30 जून 2022, मैंने निकाली यहाँ पे फेयर वैल्यू और वो आ गई है कितनी, 315। कितनी आ गई फेयर वैल्यू, 315। तो मैंने यहाँ लिख दी फेयर वैल्यू 315। अब 284 का था, 284 माइनस 315, कितने का गेन आया, 31 का मेरे पास गेन आया यहाँ पे। अब 23.98 का सरप्लस मेरे पास मौजूद था, तो हम क्या करेंगे, 23.98 के सरप्लस को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिवर्स करवाएंगे, सॉरी लॉस को रिवर्स करवाएंगे। 23.98 इधर रिवर्स हो जाएगा और 31 माइनस 23.98 तकरीबन ये बनेगा 7.02। ये कहाँ जाएगा, हमारा रीवैल्यूएशन सरप्लस में जा रहा होगा। इज दैट क्लियर? लॉस को रिमेनिंग लाइफ पर डिवाइड किया तो आया ना जवाब ये वाला। एक में 25.24 डिवाइडेड बाय 12.5। ओ गलती होगी, ये गलती है, ये गलती है यहाँ पे ना, कैलकुलेशन थोड़ी सी गलती हो रही है इधर। डेप्रिसिएशन को इन्फॉर्म कर दूँ, 304 माइनस 54 डिवाइड किया हमने इसको 12.5 के ऊपर, 20 आती है, ओके। 25.24 को भी डिवाइड करना है 12.5 के ऊपर, तो ये हमारा आएगा ये हमारा आएगा 2.01। 25.24 माइनस 2.01, ये बचेगा 23.23 और इसमें से हम जो एडजस्ट करवाएंगे डेट इज 23.23, 31 माइनस 23 डेट विल बी, तकरीबन ये हमारा बनेगा 31 माइनस 23.23, 7.77 के करीब जो है ये मेरा सरप्लस आ रहा होगा। तो ये इसकी एंट्री ऐसे पास होनी थी। क्लियर है ये? तो लग रहा है यहाँ पे हमने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं कर दी, कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं करेगा, तो ना टेबल वेरीफाई कर लेते हैं ताकि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। अब हमारे पास सारा डाटा जो है वो आ गया, डन हो गया। तो अब हम यहाँ पे चीज़ों को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास रीवैल्यूएशंस की एडजस्टमेंट, जो वो होती है जी हमारे पास रिवर्सल ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो आती है। उसके बाद आ जाएगा जी मेरे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस, वो लिख रहा हूँगा। तो रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन में ना जो इस साल की डेप्रिसिएशन है दैट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो आएगी ये, बिकॉज लास्ट ईयर जब डेप्रिशिएट किया था तो हमने रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन की थी, तो ये रेंट के ऊपर जब हमने रीवैल्यू किया तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सारी रिवर्स हो जाती है, तो अपने बैलेंस कुछ होता नहीं है। इस साल के एंड पे रीवैल्यूएशन हुई है, तो इस साल की डेप्रिसिएशन जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिवर्स करेंगे, वो 20 जो है दैट विल बी रिवर्स्ड। और फिर मेरा गेन कितना आ रहा होगा, 31 जो है वो मेरा आया है रीवैल्यूएशन सरप्लस का जो है मेरे पास गेन आ रहा है। तो जो मेरी क्लोजिंग वैल्यू बन रही है वो उसने कितनी गिवन की है, 315। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस, ये कितना है हमारे पास, 315 का जो है वो अवेलेबल है। अभी डेप्रिसिएशन की वर्किंग बाद में कर लेते हैं, वो है और यही है, और तो कुछ नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे भी आप देखें तो शोरूम में कोई वर्किंग नहीं है, सरप्लस वगैरह कुछ नहीं है, और ये हमारे पास 120 का ही आ जाएगा, और इसमें भी कोई वर्किंग नहीं है, इसमें भी कोई वर्किंग नहीं है। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 180 का जो है वो आ रहा होगा। तो ये सारा कुछ तो हमारा हो रहा है। अब वेयर हाउस रह गया है, वेयर हाउस में ट्रांसफर है, उस ट्रांसफर के बाद हम लिखेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन की एंट्रीज भी कर सकता हूँ अब, बिकॉज मेरे यहाँ पे हर चीज़ तो हो गई है। ये क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास 30 जून का था, 30 जून का 2022 का। अब साथ ही मैं यहाँ पे जो मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है मैं वो भी लिख सकता हूँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये होगा जी बैलेंस 1 जुलाई 21 को। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका भी निकाल लेते हैं, इसका भी कोई बैलेंस नहीं है, इसका भी कोई बैलेंस नहीं है। फिर यहाँ पे आएगा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेंगे रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट जो हमें करनी पड़ेगी, और इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा जी बैलेंस ऑन 30 जून 2022, ये हमारे पास आ रहा होगा।
अभी टेबल निकाला था, टेबल में 4th ईयर डेप्रिसिएशन हमारी कितनी आई है, 20 आई है। हम यहाँ पे लिख लेंगे कि जो मेरी 4th ईयर डेप्रिसिएशन थी वो कितनी आई थी, 20। रीवैल्यूएशन में यही हमने क्या कर दी है, एडजस्ट कर दी है डेप्रिसिएशन। ईयर एंड के ऊपर मेरे पास जब रिवर्स हो जाती है तो मेरे पास कोई भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस नहीं होता, दैट विल बी कंसीडर्ड टू बी अ जीरो, बिकॉज ईयर एंड पे जब मैं रीवैल्यू कर रहा होता हूँ तो मैं रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन करता हूँ तो मेरे पास कैरिंग वैल्यू आती है, तो ये तो मेरे पास कुछ नहीं होगा। उसके बाद ये मेरे पास लैंड है, लैंड को तो हम कभी भी डेप्रिशिएट नहीं करते तो ये भी नहीं होगा, और हमारे पास ये भी नहीं होगा, ये भी खत्म हो गया। फिर हमारे पास आ जाएगा बिल्डिंग, बिल्डिंग ली है हमने 180 की। अब 180 की बिल्डिंग जो है इसको हमने करना है डेप्रिशिएट। इसने बताया है उसकी लाइफ कितनी है, 15 ईयर्स है, 15 पे डिवाइड करेंगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और ये हम लेंगे इसको 9 मंथ्स के ऊपर हम इसकी डेप्रिसिएशन ले रहे होंगे। तो 180 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, ये कितनी बनेगी, 9 जो है वो डेप्रिसिएशन बनेगी बिल्डिंग के इस पोर्शन के, बिकॉज हमने यहाँ पे लिया था। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इसकी जो है वो कितनी आएगी, 9 आएगी। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इसका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, वो भी लिख लिया मैंने। अब सारा हो गया, सिर्फ मेरे पास क्या रह गया है, मेरे पास जो वर्किंग रह गई है वो किसकी बाकी है, वेयर हाउस की। वेयर हाउस की वर्किंग करनी है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर ट्रांसफर का नोट बनाना है, बाकी सारा कुछ जो है वो मेरा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। मेरे वर्किंग सिर्फ इसके रिक्वायर्ड है वेयर हाउस की, और बाकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे हमने नोट बनाने हमारा हो जाएगा। अब जरा वेयर हाउस के ऊपर आते हैं, वो क्या बात कह रहे हैं। मैं इसकी वर्किंग इसके सामने बता दूं वेयर हाउस की, ताकि आपको पता और उसमें कोई कंफ्यूजन वगैरह ना हो। वो कहता है वेयर हाउस के बारे में, वेयर हाउस वाज ओन्ड बाय जीएल गिवन ऑन रेंट ऑन 1 जनवरी, मतलब 1 जनवरी 2022 को हम क्या कर रहे हैं, अपने वेयर हाउस को IAS 40 से उठा के, सॉरी IAS 40 में मूव कर रहे हैं IAS 16 से उठा के। तो इस दिन की मुझे कैरिंग वैल्यू चाहिए, और उसने कहा है ये फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड होता है, तो वो हम फेयर वैल्यू निकाल के इसका गेन इसका लॉस जो है वो क्या कर रहे होंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अब कहता है जी वेयर हाउस था वो हमने लिया था 1 जुलाई 2009 को, कॉस्ट थी हमारी 200 मिलियन, और हम उसको 10% के ऊपर डेप्रिशिएट कर रहे हैं, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। ओके चलिए जी, जुलाई 19 में लिया था तो कितने का, 200 मिलियन का। तो जुलाई 19 से लेके जून 20 पहला साल होता है, 1 साल पूरा, 200 मिलियन का लिया था, 10% डेप्रिसिएशन रेट था हमारा, हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की 20 आ गई, ठीक है। फिर 1 जुलाई 20 से शुरू हुआ और कब तक गया, 30 जून 2021 तक गया। कैरिंग वैल्यू मेरी बनती है 180, 10% मैं रेट लगाऊंगा, मेरे पास डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी, 18 जो है वो आ रही होगी, ये बनती है। डन। अब मेरे पास शुरू हुआ 1 जुलाई 21 को, और ये चलेगा मेरे पास 31 दिसंबर 2021 तक, बिकॉज 1 जनवरी 2022 को हम क्या कर रहे हैं, इसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इस दिन इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी थी, 180 माइनस 18, ये मेरे पास आ गई ओपनिंग कैरिंग वैल्यू, ये कितनी बनती है, 180 माइनस 18 दैट विल बी 162। 162 के ऊपर हम रेट लगाएंगे 10%, और यहाँ पे क्योंकि 6 माह की डेप्रिसिएशन है तो 6 माह के 162 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, ये कितनी आ जाएगी इसकी डेप्रिसिएशन, 8.1 डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो अगर हम टोटल करें, मतलब 1 जनवरी 2021 को मेरे पास इस वेयर हाउस की कॉस्ट जो है वो 200 थी, मेरे पास इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो कितनी बन रही है, 20 प्लस 18 प्लस 8.1, ये बन रही है 46.1। मेरे पास इसकी कैरिंग वैल्यू जो आती है 200 माइनस 46.1, ये बनती है 153.9, ये कितनी बनती है, 153.9, ये मेरी बनती है कैरिंग वैल्यू, ये मेरी क्या बनती है, कैरिंग वैल्यू। अब मुझे पता है जिस दिन मैंने ट्रांसफर करना है, ये है 1 जनवरी, 1 जनवरी को ट्रांसफर किया जाएगा, तो कैरिंग वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। मतलब अगर एंट्री की पास करूं, ये जो एंट्री पास की जाएगी यहाँ पे, तो मेरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेरी क्या होनी चाहिए, डेबिट। कब से उसका फेयर वैल्यू मॉडल है, उस दिन फेयर वैल्यू मेरे पास कितनी थी, उस डेट के ऊपर मेरी फेयर वैल्यू जो है वो 206 थी, हम क्या करेंगे, हम 206 से उसको डेबिट करेंगे। अच्छा जी, जाना क्या चाहिए, पीपीई वो कितने के ऊपर है, कैरिंग वैल्यू 153.9 पे। अभी बैलेंस तो नहीं हो रही, तो बैलेंस कर लेते हैं, 153.9 माइनस 206, मेरे पास गेन आ जाएगा, दैट विल बी अ गेन ऑन ट्रांसफर, वो कितना होगा मेरे पास 52.1 का जो है वो मुझे क्या हो रहा होगा, गेन हो रहा होगा। तो ये एंट्री जो है हमारी पास हो रही होगी, हमारा गेन कितना आएगा, 52.9 का आएगा। अब ये मेरे पास है वेयर हाउस, ठीक है। अब इस वेयर हाउस को ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर करने के लिए हमें उस दिन की बुक वैल्यू चाहिए। बुक वैल्यू निकालने के लिए हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिवर्स करना पड़ता है। जब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिवर्स करेंगे तो वो हमने यहाँ पे लिखना है। अच्छा, अभी हम सारी वर्किंग की है, यहाँ पे इस साल की ओपनिंग मतलब साल के शुरू की डेप्रिसिएशन बनती है, दैट इज 38।
वो मेरे पास कितनी बनती है साल के शुरू की डेप्रिसिएशन, इट इज 38। मैंने यहाँ पे लिख दी 38 जो है वो मेरे पास ओपनिंग डेप्रिसिएशन है साल की। 6 माह की निकाली है वो कितनी बनती है 8.1, तो 38 प्लस 8.1 ये बनेगी 46.1। तो टोटल डेप्रिसिएशन मेरी बन रही है अब टिल ट्रांसफर 46.1। अब चूंकि इसको मैं ट्रांसफर आउट कर रहा हूँ तो ये डेप्रिसिएशन मेरी खत्म करनी पड़ेगी, बिकॉज अब क्या होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होगा, ये प्लांट का अकाउंट क्या होगा क्रेडिट होगा। जब मैं ये एंट्री पास करूंगा ये रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन की, तभी मेरे पास फेयर हाउस जो है किस पे शो होगा, बुक वैल्यू पे, जो हमने यहाँ पे किया है। हम 200 में 46.1 लेस करते हैं, फिर किस पे पर आ रहा है 153.9 के ऊपर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 153.9 पे ले आए हैं। अब जब हमने ट्रांसफर किया है तो ट्रांसफर करने पे हमें गेन हुआ है, वो गेन मेरे पास कितना हुआ है 52.1 का मुझे गेन हासिल हुआ। अभी मैंने कैलकुलेट किया कितना गेन था 52.1 का। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और वो मैंने कितने की ट्रांसफर की है, बिल्डिंग 304 की, 206 की जो है वो मैंने क्या की है, बिल्डिंग जो है वो ट्रांसफर की है। एट द एंड ये सीन मेरा खत्म हो गया, एट द एंड ये वाला सीन भी मेरा क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो यहाँ पे ये मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का प्रॉपर नोट जो है वो क्या हो रहा है, बन रहा है। तो ये मेरा एक प्रॉपर फिक्स एसेट स्केड्यूल नोट था जो बन रहा था कि भाई ये इस तरह से सारे हमारे ट्रांसफर्स हैं, रिवर्स है, और ये सारा कुछ हमारा कंप्लीट होता है। ये क्लियर है सबको, इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल, कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। क्योंकि हम डिस्क्लोजर नोट बना रहे हैं तो अब हमें यहाँ पे पॉलिसीज भी जो है वो क्या करनी पड़ेंगी, लिखनी पड़ेंगी कि हमारी पॉलिसीज क्या है, उसको हमने यहाँ पे लेके चलना है। तो मेरे पास यहाँ पे इस वक्त जो है वो क्या है मेरे पास 4 एसेट्स थे जिनको मैं क्या है लेके चलूंगा। एक था मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मैं ज़रा शॉर्टकट लिख रहा हूँ। एक था मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, दूसरा था मेरे पास वेयर हाउस, तीसरा है मेरे पास शो रूम लैंड, और एक है मेरे पास शो रूम बिल्डिंग। ये उसने हमें गिवन की है। अब हम बात करें अगर मेजरमेंट मॉडल की, तो हमारा मेजरमेंट मॉडल क्या है, तो ये मेरे पास उसने गिवन किया है कि ये है रीवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर, वेयर हाउस हमने रिकॉर्ड किया था कॉस्ट मॉडल के ऊपर, लैंड भी मेरा कॉस्ट पे आ रहा है, और बिल्डिंग भी शोरूम की कॉस्ट पे आ रही है। फिर मेरे पास डेप्रिसिएशन रेट की अगर मैं बात करूं तो डेप्रिसिएशन मेथड की बात करूं, क्योंकि ये रीवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर था, ये था मेरे पास स्ट्रेट लाइन मेथड। वेयर हाउस था, ये मेरे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, इसकी डेप्रिसिएशन होती नहीं है, और स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो किसके ऊपर है, बिल्डिंग के ऊपर है। फिर अगर मैं बात करूं डेप्रिसिएशन रेट्स की, अगर मैं बात करूं किसकी, मैं डेप्रिसिएशन रेट्स की बात करूं, तो हम इसको आफ्टर रिवैल्यूएशन इसकी लाइफ पे, रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर रहे थे, और रिमेनिंग लाइफ कितनी थी 12.5 साल थी। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन रेट जो है वो 12.5 ईयर्स जो है बन रहा है डेप्रिसिएशन रेट या डेप्रिसिएशन लाइफ। इसके ऊपर 10% है, ये डेप्रिशिएट होता ही नहीं है। इसका उसने हमें गिवन किया है, कितना था 15 ईयर्स था, वो इसने हमें क्या किया है, गिवन कर दिया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अच्छा जी, दूसरा सिंपल सी बात है, अब हमने यहाँ पे गिवन करना है कि ये निकालने के बाद हम लेते हैं कैरिंग अमाउंट अंडर कॉस्ट मॉडल, कैरिंग अमाउंट अंडर कॉस्ट मॉडल, कि अगर जिस एसेट को हमने रीवैल्यू किया है वो कभी भी डेप्रिशिएट ना हुआ होता तो उसकी कैरिंग अमाउंट, मतलब कभी भी रीवैल्यू ना हुआ होता तो उसकी कैरिंग अमाउंट क्या होती है। हमने लिया था 21 में, तो ये इस्तेमाल हुआ है हमारे पास एक आधा साल वो, 1.5 साल वो, ठीक है जी। तो इसकी कॉस्ट हमारी बननी थी अगर कभी भी ये रीवैल्यू ना हुआ होता, तो इसकी कॉस्ट थी हमारे पास दैट वाज 340 मिलियन। इसकी कॉस्ट थी हमारे पास अगर कभी भी ना हुआ होता 340 मिलियन, और इसकी डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है हमारे पास 340 माइनस स्क्रैप वैल्यू उसने हमें गिवन की हुई थी, और ये थी 60, और इसकी लाइफ जो है वो थी हमारे पास 13 ईयर्स। क्योंकि ये 1.5 साल डेप्रिशिएट हुआ है, इसको आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1.5 साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। 340 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो ये 32.3 के करीब जो है बननी थी, 32.3। अगर आप इसको लेस करवा दें तो इसकी कैरिंग वैल्यू अंडर कॉस्ट मॉडल आनी थी 340 माइनस 32.3, ये बननी थी 307 के करीब। इसकी जो कैरिंग वैल्यू है वो बननी थी। अगर ये कभी भी रीवैल्यू वैल्यू ना हुआ होता तो 307.7 जो है उसकी क्या आ रही थी, कैरिंग वैल्यू आ रही थी। ठीक है, फिर वैल्यूएशन किसने की है, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर का नाम मौजूद है नहीं, ठीक है। इफेक्टिव डेट ऑफ रीवैल्यूएशन के आखिरी रीवैल्यूएशन 30 जून 2022 को ही है, तो हम लिख देंगे जी यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे
इफेक्टिव डेट ऑफ रीवैल्यूएशन इज 30th जून 2022 परफॉर्म्ड बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ये भी हो गया। अच्छा, आखिरी हमारे पास आएगा मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस, बिकॉज ये जब मैंने आपको वो पढ़ा रहा था पीपी पढ़ते हुए, जब हमने डिस्क्लोजर नोट पढ़ा था तो हमने वहाँ पे देखा था कि रीवैल्यूएशन सरप्लस की मूवमेंट भी हमने लिखनी होती है। अब यहाँ पे आप वो लिख लीजिए रुपीस इन मिलियंस, ठीक है। यहाँ पे लिख लें बैलेंस ऑन 1 जुलाई 2021। तो ये टेबल हमने जो बनाया था यहाँ पे, इस टेबल में ओपनिंग पे रीवैल्यूएशन है ही नहीं थी। क्लोजिंग में हमारे पास गेन आया है, वो हमने कितना लिखा था 7.77 का गेन लिखा था। तो हम यहाँ पे आ जाएगा जी मेरे पास डेट इज गया रीवैल्यूएशन गेन आया मेरे पास 7.77 का। अब मेरे पास बैलेंस आ जाएगा, डेट इज बैलेंस ऑन 30th जून 2022, वो कितना होगा 7.7 का, वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे। ये भी हो गया। अब ये तो सिर्फ हमने बनाया है पीपीई का जो सारा स्केड्यूल था वो। अब इसमें आखिरी चीज बनेगी, दैट इज जो नोट 2 बनेगा, वो होगा हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। वो किसका हमारा होगा नोट 2, जो मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी, मैंने उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट 2 जो है बनाना है। अब इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में एक है मेरे पास वेयर हाउस और दूसरा मेरे पास आ रहा है शोरूम्स। क्या आएंगे, शोरूम्स जो है आ रहे होंगे। अब देखते हैं जी 1 जुलाई 2021 को क्या हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी? द आंसर इज नो। 1 जुलाई 2021 को हमारे पास कोई किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो मौजूद नहीं थी, ना वेयर हाउस थे, ना हमारे पास शोरूम थे। फिर इस साल के शुरू में हुआ है ट्रांसफर फ्रॉम IAS 16। जब ट्रांसफर हुआ था तो हमारा कितने का हुआ था? उसने बताया 206 का। तो 206 का जी मेरे से ट्रांसफर होके आया था और ईयर एंड के ऊपर उसकी फेयर वैल्यू कितनी हो गई थी? 214 हो गई 30 जून की। तो इसमें एडिशन डिलीशन तो भी कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फेयर वैल्यू एट बैलेंस ऑन 30th जून 2022 214 का। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा दैट इज फेयर वैल्यू गेन। ये कितना होगा मेरे पास? 8 का फेयर वैल्यू गेन होगा। फिर शोरूम की बात करें तो शोरूम हमने लिया था वो था 900 का। उस 900 में से 300 तो वहाँ चला गया, हमारा पीपीई का जो हमने लिया था वो था 900 का। उस 900 में से 180 और 120 300 चला गया मेरा पीपीई में। रिमेनिंग मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मैंने बिल्डिंग प्लस वो कितने का था मेरे पास? दैट इज शोरूम जो हमने लिया था, ये हमारी एडिशन थी, ये हमने खरीदा था, वो है मेरे पास कितने का? 600 का। वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब उसने हमें शोरूम के बारे में बात बताई थी, फेयर वैल्यू ऑफ ईच शोरूम वो क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज हो जाएगी 3 मिलियन पर मंथ से। अब हमारे पास 2 शोरूम है, देखें जी 3 मिलियन पर मंथ ईच शोरूम, 2 शोरूम है। हमने ये कब लिया था और हर महीने इंक्रीज हो रही है। दैट इज परचेज्ड ऑन अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। तो 9 महीने से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास फेयर वैल्यू इंक्रीज आ जाएगा। वो कितना बनेगा? 3 2 6 6 9 54। तो 54 से इसकी फेयर वैल्यू में इंक्रीज आएगा शोरूम की। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जी फेयर वैल्यू गेन जो इसका आ रहा है शोरूम का वो 54 होगा और जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा शोरूम की फेयर वैल्यू का वो मतलब इस पे किस पे रिकॉर्ड होंगे? ये 654 के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड हो रहे होंगे। तो यहाँ पे भी हम लिख लेंगे फेयर वैल्यू किसने लिया है और एंड पे आ जाएगा द रेंटल इनकम अर्नड बाय इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज यहाँ पे उसने कहा है कि 4 मिलियन पे आपने दिया मार्च पे, ठीक है 4 मिलियन ये आपका आ जाएगा और मार्च अप्रैल मई जून तो 4 महीने के ये आ जाएंगे रेंटल। और यहाँ पे उसने कहा है कि ये रेंटल्स आपको आए 10 मिलियन के, 10 और 4 और कितने होंगे? 4 16। तो कितने बनते हैं हमारे इन रेंटल्स में से? 10 हमारे उसमें से आ रहे हैं प्लस 4 मिलियन 1 महीने का रेंट है, 4 महीने का रेंट हो गया 16, 10 और 16 कितने होंगे? 26। तो 26 मिलियन की रेंटल अमाउंट जो है वो हमने क्या की है? अर्न की है इस प्रॉपर्टी से। तो ये हमारा सवाल है दैट इज गुरु कैश लिमिटेड। एक
बहुत ही अच्छा सवाल था जो पास पेपर का है, रिसेंट आया हुआ है। लाइक इसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और ट्रांसफर और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगेन सारा कुछ जो है वो हमने डिस्कस किया है। एंड यू कैन से दैट पढ़ने में मुश्किल सवाल है बट सॉल्व करने में इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एट ऑल। ये इजीली क्या हो सकता है, इजीली जो है वो हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इज दैट क्लियर?